चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आपका रुख करते हुए, ये जो समझौता हुआ है उसके जरिए क्या बात बन गई? सरकार ने समझा लिया है, अब स्थितियां सामान्य होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, या अभी भी कई ऐसे पेच है जो सुलझने बाकी हैं और कुछ मुद्दों पर असहमति है? खोलकर बताइए क्या कुछ हुआ है आज। देखिए, ये जो घटना सबसे पहले हुई है उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं जी। जब ये किसान पंजाब से जो है दिल्ली की ओर आ रहे थे तो इसी किस्म का क्रूर जो है व्यवहार करने का काम हरियाणा सरकार ने इनके खिलाफ किया था। उसके बाद इनके जब ये यहाँ पर बॉर्डर पे रोक दिए गए तब भी इन्हीं के साथ यही इसी तरह का व्यवहार किया गया। पिछले दिनों इनके अधिकारी ने कहा इनका सिर फोड़ दो। 2-3 दिन पहले हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि साहब लठैत तैयार कर लो और लाठी जो है लेकर के 500 हजार के गैंग और ग्रुप तैयार कर लो। और उसके बाद जो ये घटना हुई है वो डायरेक्ट परिणाम इस बात का है जब गृह राज्य मंत्री जी ने खुद अपने क्षेत्र में खड़े होकर के ये कहा है कि हम इनको सीधा कर देंगे, आप 2 मिनट में उनको सीधा कर सकते हैं अगर हम अपनी पे आ गए। तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हम पहले हम क्या थे। तो इस किस्म के जो व्यक्ति बैठ गए हैं शासन में जिनकी प्रवृत्ति जो है हिंसा के प्रति है या तालिबानी सोच के तहत है, उस सोच के तहत ही ये घटना कारित की गई है। किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन पर सरकार ने कभी भी कोई दमनकारी कदम नहीं उठाया है। हमने कभी भी सरकार के नाते किसी भी प्रकार से हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं कि वो वार्ता करें। 11 बार किसान संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार ने वार्ता की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो किसानों के लिए इतने काम करके दिखाए अपनी सरकार के रहते हुए, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई किसान आंदोलन सफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ अराजक लोग जानबूझ करके अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में जहां किसानों के खिलाफ साजिशें हो शान से, उन्हें कुचल कर मार दिया जाए जान से, जहां बेटियों की असुरक्षित लाज हो, जहां संतों पर गिराई जा रही गाज हो, जहां व्यापारियों को नोच रहे बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम। हमारा हक हमें देना चाहिए। किसानों की आवाज को दबाने के लिए किसानों को ही दबा दिया गया, ये है इनका चेहरा। रही बात आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी कहां हैं, माननीय अखिलेश यादव जी उन संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, इतनी फोर्स लगा दी गई उनको, वो जिस तरीके से आलोकतांत्रिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, इतनी फोर्स लगाई गई। अगर इसका 10% फोर्स अपराधियों को पकड़ने में लगा दिया जाता तो शायद चित्रा जी आज वो अपराधी सलाखों के पीछे हो। ये कहीं भी देश में अगर कोई वारदात होता है, कोई हिंसा घटना होता है, इसको किसान आंदोलन के साथ क्यों जोड़ा जाता है? ये किसान आंदोलन को इतना बदनाम करने का क्यों किसी को अनुमति मिला है? राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आप क्या बताएंगे? देखिए, जो तहरीर मिली है, जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी पहली एप्लीकेशन आई है, उसके आधार पर उसको एज इट इज दर्ज किया गया है। क्योंकि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, उसको लेकर जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात हो चुकी है, तो मैं बहुत ज्यादा इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसानों के साथ, जो किसान नेता थे, उनके साथ एक सार्थक बातचीत हुई। सार्थक बातचीत में उनकी जो मांगे थी उन पर विचार किया गया। सरकार ने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, और उसके बाद जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके उनको जब उसकी कॉपी दी गई, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। और वो इस बात पे राजी हुए कि नहीं, ठीक है, सरकार ने जो स्टेप लिए हैं उससे वो संतुष्ट हैं, सरकार पर उनको भरोसा है, सरकार जो कार्रवाई करी उस पर भी भरोसा है। और मैं निश्चित तौर पर मैं ये बात पुनः दोहराना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी पीड़ित है इस घटना के, उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। कि लोकतंत्र में किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया जाए, और यह आरोप है कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, और एफआईआर बताती है कि मंत्री जी के पुत्र थार जीप में बैठकर आते हैं, वो डांटते हैं, ये किसान लौट रहे थे प्रदर्शन कर, ये एफआईआर से मैं कोट कर रही हूँ, उनको गाड़ी के नीचे रौंदा जाता है, उसके बाद वो निकाल के पिस्तौल चलाते हैं, जब किसान उनको पकड़ लेते हैं तो वो बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस मंत्री और उसके लड़के के खिलाफ एफआईआर हुई है वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सत्ता का इतना नंगा नाच और सत्ता का इतना गहरा नशा मैंने शायद आजाद हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा मंत्री, ऐसा गुंडा मंत्री आपने पाल रखा है, कहाँ है वो गुंडा मंत्री? और उसके ऊपर में कह रहे हैं 302 की एफआईआर नहीं हो रही है, उसके बेटे पे 302 की एफआईआर है, और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जेल के अंदर होना चाहिए। और मैं पूछता हूँ योगी जी, आपका बुलडोजर कहाँ है? डीजल खत्म हो गया क्या? नहीं है तो समाजवादियों से डीजल ले लो, हम डीजल देते हैं, उसका घर गिराइए उसका घर। ये आप जैसा देख रहे हैं, ये कोई पहली दफे शुरुआत नहीं हुई है। करनाल में एक एसडीएम कह रहा
वो कि कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ेगा उसका सर फोड़ना है, उसका जिसका सर नहीं फूटा हो वो आगे नहीं बढ़ पाए। और फिर उसके सीनियर अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकारी कह रहा है वो ऊपर के आदेश के अनुसार कह रहा है। ये बयान करनाल में दिया गया। फिर आपने देखा होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक वीडियो आपने देखी होगी, वो कह रहे हैं लठ उठा लो, लठ मारो, लठ मार के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 महीने जेल में रह जाओगे तो कामयाब नेता बनोगे और उसका इनाम मिलेगा। इस तरह की बात। जो भी मृत्यु जिन लोगों की हुई है, 4 किसान बता रहे हैं और बता रहे हैं मेरे लिए सभी जो है अपने अपने घरों के कमाई करने वाले लोग थे, उनकी वजह से उन घरों का टुकड़ा चलता था। पैसा किसी को कितना दे दो कंपनसेशन उस आदमी को नहीं करता। बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। एनसीबी ने क्रूज रेव पार्टी में ड्रग्स मुहैया कराने के आरोप में एक पेडलर को हिरासत में लिया है। एनसीबी के अनुसार इस पेडलर ने 25 लोगों को ड्रग्स बेचे थे। इसके पास से कई तरह के ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये पेडलर अभी तक एनसीबी की पकड़ में इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि ये अपना व्यापार डार्क नेट पर करता था और बिटकॉइन के जरिए पैसे लेता था। डार्क नेट के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन वो क्या होता है ये हम आज आपको बताते हैं। आप जितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो कुल इंटरनेट का सिर्फ 6% हिस्सा होता है। इंटरनेट का 94% हिस्सा डार्क और डीप वेब होता है। आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो 3 लेयर में बटा होता है। इसकी पहली लेयर है सरफेस वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब का वही 6% वाला हिस्सा है जो हम और आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस लेयर वाले इंटरनेट पर आप किसी भी ब्राउजर या सर्च इंजन से कुछ भी खोज सकते हैं। इंटरनेट की दूसरी लेयर को डीप वेब कहा जाता है। इसका एक्सेस आसान नहीं होता है क्योंकि ये HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होता है। आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स का डेटा, ईमेल का डेटा, ये सब HTML कंप्यूटर कोडिंग में होता है। इसकी जानकारी सर्च इंजन के जरिए नहीं खोजी जा सकती। इंटरनेट की इस दूसरी लेयर डीप वेब का नाम माइकल के बर्गमन ने दिया था। इसके बाद इंटरनेट की तीसरी और अंतिम लेयर आती है जिसे डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब की जानकारी को भी सर्च इंजन से नहीं खोजा जा सकता। यहां के लिए स्पेशल एक्सेस की जरूरत होती है। यह एक्सेस टॉर जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से होती है। इसी सॉफ्टवेयर में 30,000 से ज्यादा हिडन वेबसाइट्स हैं जहां सब कुछ मिलता है। आम यूजर के डार्क नेट इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। लगभग 10 साल पहले इस डार्क वेब को शुरू किया गया था, लेकिन साइबर अपराधी डार्क नेट का इस्तेमाल अपराधों के लिए करने लगे। अब तो इसे इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड कहा जाने लगा है क्योंकि यहां अपराध से जुड़ी हर चीज उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल गैर कानूनी काम, हथियारों की सौदेबाजी, ब्लैक मार्केट और ड्रग्स के व्यापार के लिए किया जाता है। इसका एक्सेस आसान नहीं होता, इसीलिए पुलिस के लिए ऐसे अपराधी या गैर कानूनी सौदों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए साइबर अपराधी डार्क वेब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नामी और हाई प्रोफाइल कस्टमर्स अपनी पहचान छिपाने के लिए इस तरह का पेमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई पुराने और भरोसेमंद पेडलर्स से करवाई जाती है क्योंकि बॉलीवुड बाजार से कई गुना कीमत पर ड्रग्स खरीदता है।